दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसपीटी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में ही संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, इसका प्राचीन नाम जंगल तरी ट्रैक भी था और इसका प्राचीन नाम नरी खंड भी था। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा नरी खंड। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो नरी खंड था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था तथा इसे दामिनेह को के नाम से जाना जाता था और इसे जाना जाता भी है। तो दोस्तों, ये नाम क्या था? जंगल तरी ट्रैक। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए थे। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था तथा इसे दामिनेह को के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, कहता है कि संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी हम किसे जानते हैं दोस्तों? तो हमारे मूल निवासी हैं पहाड़िया। संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी कौन है दोस्तों? पहाड़िया है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में किस नंबर से दर्शाया जाता है या दर्शाया गया है? संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया है दोस्तों। किससे दर्शाया गया है? तौजी नंबर से दर्शाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? हमारा सवाल है कि संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों, इसे 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 में पारित किया गया था। हमारा सवाल था कि संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? अगला सवाल है, तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? तो दोस्तों, इसने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था 1937 में ही इंक्वायरी कमेटी की गठन हुई। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया तत्कालीन बिहार सरकार ने। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया दोस्तों? तो दोस्तों, गैजर कमेटी की सिफारिश पर गैजर कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आपको बताना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय एवं 72 धाराएं हैं? तो दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में हम सभी को पता है कि 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा?
दोस्तों, हम सभी को पता है कि संथाल परगना एक्ट 1949 की धारा 1 के तहत कितने जिलों में ये लागू है? तो 6 जिलों में ये लागू है। कौन कौन सा दोस्तों? दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और देवघर। तो दोस्तों, ये 6 जिले हैं: दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और देवघर। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से जिले में लागू नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम ऑप्शन की ओर। दोस्तों, हमारा ऑप्शन है पहला साहिबगंज। तो दोस्तों, साहिबगंज तो शामिल है। फिर गोड्डा, गोड्डा भी शामिल है। पाकुड़, पाकुड़ भी शामिल है। लेकिन गढ़वा शामिल नहीं है दोस्तों। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किस चीज का प्रावधान है दोस्तों? दोस्तों, प्रावधान है ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा का। दोस्तों, ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा का प्रावधान है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? दोस्तों, किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो दोस्तों, किस धारा के तहत ऐसा प्रावधान है? तो धारा 5 के तहत ही ऐसा प्रावधान है दोस्तों। किसके तहत? धारा 5 के तहत। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा दोस्तों? तो दोस्तों, ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 9 में प्रावधान है इसका। धारा 9 कहता है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। ये कौन सा धारा कहती है? एसपीटी एक्ट की धारा 9 कहती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, धारा 12 में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ये रैयतों का प्रकार क्या है, ये रैयतों के विभिन्न वर्ग हैं क्या? तो दोस्तों, पहला है निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा है गैर निवासी जमाबंदी रैयत और तीसरा है नया रैयत। दोस्तों, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 12 में रैयतों के विभिन्न वर्गों का प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपयुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा? तो दोस्तों, ये किस धारा में प्रावधान है? धारा 14 में प्रावधान है इसका। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उससे पहले हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 14 में ही यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपयुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपरे बनाने का अधिकार होगा दोस्तों? तो दोस्तों, ऐसा प्रावधान एसपीटी एक्ट के धारा 15 में है। दोस्तों, धारा 15 के तहत
रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 15 में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह प्रावधान है कि डैश की अनुमति के बिना अपनी जमीन पर लगा महुआ वृक्ष वह नहीं काट सकता है। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसके अनुमति के बिना अपनी जमीन पर लगा महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, धारा 17 में इसका प्रावधान है। किस धारा में? धारा 17 में इसका प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि किसकी अनुमति के बिना। तो दोस्तों अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना अपनी जमीन पर लगा महुआ वृक्ष वह नहीं काट सकता है। तो दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 17 में यह प्रावधान है कि बिना अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से की अनुमति बिना अपने जमीन पर लगा हुआ महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है वो। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा अनुमंडल पदाधिकारी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है। दोस्तों हमारा सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है दोस्तों। तो दोस्तों किस धारा में ऐसा प्रावधान है? धारा 18 में यह प्रावधान है दोस्तों कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या फिर पक्का मकान, पक्का भवन बना सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 या एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 19 में किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण का प्रावधान है धारा 19 में एसपीटी एक्ट के। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 19 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण का प्रावधान है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि यदि जोत के किसी भाग का लगान रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। दोस्तों हमारा सवाल है यदि जोत के किसी भाग का लगान कितने रुपए से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। तो दोस्तों अगर यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपए से अगर कम होना दोस्तों तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। ठीक है, तो 1 मिनट, हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आपको बताना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है दोस्तों? तो दोस्तों धारा 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का प्रावधान है। दोस्तों एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का प्रावधान है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भुगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भुगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है दोस्तों? तो दोस्तों किस धारा में? धारा नंबर 21 में, धारा 21 में ही इसका उल्लेख है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किसके अनुमति के बिना अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं।
दोस्तों हमारा सवाल है कि किसके अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं। तो दोस्तों धारा 23 हमें यह प्रावधान देता है कि आप जो है उपायुक्त के अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा उपायुक्त। ठीक है, उपायुक्त की अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये किस प्रावधान में है? तो ये धारा 23 के प्रावधान में है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में किसका उल्लेख है? दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 और 26 में किसका उल्लेख है? दोस्तों दोस्तों रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है धारा 25 एवं 26 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। तो दोस्तों यह प्रावधान है धारा 29 में। किस धारा में? धारा नंबर 29 में ऐसा प्रावधान है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में दोस्तों किसका उल्लेख है? तो दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में उल्लेख है किसका? तो बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का। दोस्तों किसका उल्लेख है? बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का उल्लेख है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रायोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा। दोस्तों हमारा सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रायोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों उपविभाजन जो है वो नहीं किया जाएगा। ये ऐसा किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 30 में प्रावधान है ऐसा। दोस्तों किस धारा में? धारा नंबर 30 पे। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहेद थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहेद थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा प्रावधान किस में है? धारा नंबर 34 में, धारा 34 में ही ऐसा प्रावधान है। धारा 34 हमसे कहता है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहेद थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं। तो दोस्तों किस धारा में ऐसा प्रावधान है? धारा नंबर 37 में, धारा 37 में इसका प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या
मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के अधिकार किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 या एसपीटी एक्ट 1949 किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है? दोस्तों, ऐसा प्रावधान है धारा नंबर 40 पे धारा 40 में ही इसका प्रावधान है। दोस्तों अब हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत डैश कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। दोस्तों, हमारा सवाल है कि एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 42 के तहत डैश कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। दोस्तों, तो कौन कर सकता है? उपायुक्त कर सकते हैं, कभी भी अपनी इच्छा से प्राप्त आवेदन से। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की अध्याय 5 में क्या प्रावधान है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में क्या प्रावधान है दोस्तों? तो दोस्तों अध्याय 5 में लगान संबंधी प्रावधान है। एसपीटी एक्ट 1949 के अध्याय 5 में लगान संबंधी प्रावधान है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा? तो दोस्तों इसका प्रावधान है धारा 43 में। किस धारा में? धारा 43 में ही इसका प्रावधान है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है? दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है? तो दोस्तों धारा 45 में ही इसका प्रावधान है कि रैयत अपनी किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि किसके द्वारा रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? दोस्तों, ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत या भूस्वामी के द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा जोखा रखा जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा केवल ए एवं बी के द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा जोखा रखा जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? दोस्तों धारा 50 हमसे कहती है कि यह प्रावधान आपके लिए है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में हम कमी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा? कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त अगर कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा? दोस्तों यह किस धारा में प्रावधान है? इसका किस धारा में प्रावधान है दोस्तों? तो इसका किस धारा में है? 52 धारा में। ठीक है, धारा नंबर 52 में इसका प्रावधान है। तो दोस्तों यही नहीं, इसमें जो है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 माह का कारावास भी हो सकता है और 500 रुपये आपको देना भी पड़ सकता है या फिर दोनों ही आपको देना पड़ सकता है।
ठीक है दोस्तों। तो कहता है कि कानून की किस धारा में यह प्रावधान है, तो धारा नंबर 52 में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा। इतना ही नहीं, उसे 6 माह की कारावास भी होगी, कैद भी होगी और 500 रुपया का अर्थदंड भी देना पड़ेगा, या दोनों ही देना पड़ेगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है, एक मिनट मैं इसे जरा सा छोटा कर लूं। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षिक कार्य, खान खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षिक कार्य, खान खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। तो दोस्तों ये किस धारा में प्रावधान है, तो धारा नंबर 53 में इसका प्रावधान है। धारा 53 में ही इसका प्रावधान है दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 कि किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। दोस्तों हमारा सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। दोस्तों धारा 54 में ऐसा प्रावधान है, ठीक है, कि अगर किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहता है, ठीक है, तो राज्य सरकार नियम बना सकता है धारा 54 के तहत। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों किस धारा में इसका प्रावधान है, तो धारा 56 में ऐसा प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि आयुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उनके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में उल्लेख है कि आयुक्त के पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आवेश का जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उनके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों किस धारा में इसका प्रावधान है, धारा 60 में ही इसका प्रावधान है। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और किसी प्रकार का प्रत्येक आदेश, अपील और पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। दोस्तों हमारा सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश, अपील और पुनर्निरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। दोस्तों किस में इसका उल्लेख है, धारा 63 में इसका उल्लेख है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से कितने वर्षों के भीतर किया जाएगा। तो दोस्तों तिथि से 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। कितने वर्षों के, 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से डैश दिनों के भीतर किया जाएगा। तो दोस्तों उस तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरण की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो तो उसे कितने वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है? दोस्तों उसे 3 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? तो दोस्तों बकायों की वसूली का प्रावधान किस धारा में है? एसपीटी एक्ट की। तो दोस्तों एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? तो धारा 70 में बकायों की वसूली का प्रावधान है। किस धारा में? धारा नंबर 70 में बकायों की वसूली का प्रावधान है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में डैशवा संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में कितनावा संविधान संशोधन किया गया? दोस्तों तो 66वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, कितनावा? 66। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया? हमारा अगला सवाल है कि 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में डाला गया किस धारा को छोड़कर? दोस्तों तो धारा 53 को छोड़कर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आपको बताना है कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों ये 1969 में पारित किया गया। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 में पारित किया गया। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दे दिया? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दे दिया? तो दोस्तों क्या बोलते हैं, कब संशोधन किया गया दोस्तों? तो 2016 में संशोधन करके जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दे दिया गया दोस्तों।